नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पहली वैक्सीन लगेगी बजट के जरिए। कोरोना की वैक्सीन से अलग इस आर्थिक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल नहीं हुए हैं, इसीलिए यह वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी इसका आकलन तो बजट के बाद ही होगा। आइए बजट से पहले हम उसका पूरा आकलन पेश करते हैं श्वेत पत्र में। कोरोना से लड़ाई में बहुत कुछ छूट गया। हाथ का पैसा छूटा, नौकरियां छूटी, व्यापार कारोबार से ग्राहक छूटे, असर सब पर पड़ा। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए तो जैसे हिम्मत का दामन छूट गया। जर्जर अर्थव्यवस्था की दीवार पर खड़े देश में परिस्थितियां असामान्य हैं। बजट भी सामान्य नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था को सुधार का सीमेंट चाहिए, टूटे हुए मनोबलों को सहारे की वैक्सीन चाहिए। 40% ग्रोथ पे है, बाकी आप 60% कह सकते हैं कि जो है अभी मार्केट जो है नीचे। कोविड-19 की वजह से आर्टिजन्स और क्राफ्ट पीपल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बजट में अभी कैसा है, कोरोना से पहले जो बिजनेस था सभी लोगों को बिजनेस अभी बहुत कम है। ये मुझे विश्वास है शायद बजट किसानों के हित में ही आएगा। आम पब्लिक पे बहुत ज़्यादा सिकंजर ना कसा जाए। लोगों ने 3-4 महीने काफ़ी परेशानी के साथ गुजारे हैं और उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो, ये हमारा संकल्प है। अच्छी आज़ादी हमारे लिए वही होगी जिस दिन भारत पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। संसद से सुनाई देने वाली बजट की बारीकियों में कुछ मोटे सवाल अपना जवाब ढूंढेंगे। जो पिछले इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज आए वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। क्या इस बार के बजट से रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा? आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या रियायतें मिलेंगी? आंदोलन से परे कृषि क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान होंगे? आयकर दाताओं को क्या कोई राहत मिलेगी? मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास होगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ट्रैक पर कैसे बढ़ेगा देश? आम पब्लिक को सबसे कम सस्ते में हर चीज चाहिए, जैसे सब्जी, डीजल, पेट्रोल, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो का किराया, सब सहूलत रहना चाहिए। कोविड-19 आने से बहुत परेशानी हुई, लॉकडाउन से धंधे कारोबार पूरे बंद हो गए, कुछ गुंजाइश नहीं है कमाने की। पेंशन में भी चाहिए, क्योंकि क्या आम खास लोग बहुत परेशानी में अभी अब जो मूवमेंट जो है बहुत तकलीफ से रहे लोग, बहुत परेशानी है। हाँ, वो सब प्रॉब्लम है। होटल इंडस्ट्री तो अभी भी सफ़र ही कर रही है और मेरे को लगता है कि साल भर तक हम लोग सफ़र ही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से हालांकि हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो भी प्रेशर है वो ना तो कोई टैक्सेशन का है ना किसी तरीके का जीएसटी वगैरह। हम हमारे ऊपर जो भी इम्प्लीकेबल है हम देने को तैयार है। किसानों को सब्सिडी मिल जा, किसानों का भुगतान समय पर हो जा, बस यही। खाद पर सब्सिडी मिल जा, दवाई पर सब्सिडी मिल जा। बजट में वैक्सीनेशन फ्री करना चाहिए हर एक आदमी को, छोटे से लेकर
बड़े आदमी तक, और एक बजट और बढ़ाना हेल्थ के लिए। काफ़ी हेल्थ सेंटर्स बराबर काम नहीं कर रहे। ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट प्रॉपरली जस्टिफाइंग देयर वर्क्स। किसी को संदेह नहीं कि बीते साल की दुश्वारियों ने सरकार की बैलेंस शीट बिगाड़ी है और चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। चीन से तनाव घटा नहीं है, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगनी है, किसान आंदोलन के बाद उपजे माहौल में सरकार की किसान रक्षक छवि को मजबूत करना है। ऐसे में औद्योगिक सेक्टर भी आस लगाए बैठा है। रोजगार का सवाल पहले से और बड़ा हुआ है। वित्त मंत्री ने हर मद के खर्चे का जोड़ घटाव कर लिया है। लास्ट ईयर तो बहुत बुरा गया इंडस्ट्री के लिए, और पब्लिक भी बहुत आशाएं रख के बैठी है कि इस साल का बजट थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। बजट आने वाला है। सरकार से हमें सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि एमएसएमई को भी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हमारे को रिबेट देंगे। 15% टैक्स स्लैब के अंदर स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज को लेके आएंगे। देखिए, सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद रहती है, चाहे इनकम टैक्स से लेके या जीएसटी से लेके। इनकम टैक्स की अगर बात करनी जाए तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि 5 लाख तक सालाना इनकम है, वो उसमें क्या कमाए क्या भरेगा, उसको कम्प्लीटली इनकम टैक्स फ्री रखा जाए, उसमें कोई पेच नहीं रखे। अगर पूरे भारत के स्तर पर करें तो मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर पर्यटन उद्योग है। तो इस उद्योग को सरकार से अभी तक निराशा मिली है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सबसे पहले तो जो हमारे जो लोन थे उसके कर्ज की माफ़ी होगी। हमें फ्रेश लोन चाहिए होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार एक ऐसा बजट वो पेश करेंगी जैसा पिछले 100 सालों में भी पेश नहीं किया गया। सबको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, लेकिन आपदा के समय में बजट आसान नहीं होता। आजादी के बाद अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश में देश को राजस्व की जब बहुत आवश्यकता थी, उस दौर में देश के वित्त मंत्री सीडी देशमुख बहुत परेशान थे कि पैसे का जुगाड़ करने के लिए नया टैक्स कैसे लगाएं। उन्होंने अपने बजट भाषण में एक कहानी सुनाई कि उन्हें एक गरीब किसान ने चिट्ठी लिखकर 5 रुपए देने की पेशकश की है। देशमुख ने लोगों से कहा कि जब एक गरीब हमारी मदद करने को खुद तैयार है तो आप क्यों नहीं। ये उस समय की आत्मनिर्भरता का फॉर्मूला था। कोरोना के लिए लगा लॉकडाउन और लॉकडाउन से कराहती अर्थव्यवस्था को सरकार ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया। उस दौरान ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाए। लोकल इरादों को हौसलों की परवाज दी। ये सारी कोशिशें महामारी से पीड़ित इकोनॉमी को पटरी पर लाने की थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी अर्थव्यवस्था को लंबे इलाज की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है। जो हमारा जो वर्तमान जीएसटी की 18% दरें हैं, उनको हमें 5% लाना होगा। हमें किसान के लिए उनकी इनकम को डबल करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब तक हम उच्च क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल किसान को नहीं देंगे, गुणवत्ता युक्त बीज नहीं देंगे, टिश्यू कल्चर के पौधे नहीं देंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण इस दफा तीसरी बार बजट पेश करेंगी। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के 2 चरण होंगे। पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक, दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। इस तस्वीर के साथ मैं दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। वैसे कोरोना की वजह से बजट प्रक्रिया में पहले ही बदलाव आ चुके हैं। आजादी के बाद से हर साल कागज पर छपते आ रहे बजट दस्तावेज पर भी कोरोना का ग्रहण लगा। संक्रमण के डर से इस बार बजट को कागज पर नहीं छापा जा रहा। सभी संसद सदस्यों को इस बार बजट के दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मुहैया कराई जाएगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के अंदर सारे प्रोटोकॉल्स का जायजा भी लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने चुनौती बड़ी है।
देश की विकास दर 2 तिमाही से माइनस में चल रही है। 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर -23.9% थी। दूसरी तिमाही में सुधरी तो जरूर, लेकिन -7.5% ही रही। देश में जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो उद्योग धंधों और निर्माण कार्य की रफ्तार पर बेड़ियां पड़ गईं। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निर्माण कार्य -50.3% रहा तो दूसरी तिमाही में -8.6%। मैन्युफैक्चरिंग पहली तिमाही में -39.3% रही तो अगली तिमाही में 0.6% पर आ गई। कोरोना का असर पूरी दुनिया पर रहा। मंदी की मार से विश्व के सभी देश गुजर रहे हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था रिकवरी रेट थोड़ी बेहतर नजर आती है। पहली से दूसरी तिमाही के बीच इंग्लैंड में विकास दर -21.5% से -9.6% रही। भारत में यह -23.9% से -7.5% पहुंची। इटली में -17.9% से -4.7%, फ्रांस में -18.9 से -4.3%, अमेरिका में -9% से -2.9% तक विकास दर पहुंची। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। IMF के अनुसार 2021 में भारत विकास की रफ्तार में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। 2021 में जहां चीन 8.1% की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, भारत 11.5 की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। 2022 में चीन में विकास की रफ्तार 5.6% रहने का अनुमान है, तो भारत में विकास की रफ्तार 6.8% रहने की उम्मीद है। When a once-in-a-century pandemic has hit us, India has really outweighed on the opportunities that this pandemic provides compared to the risks. 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हर साल अपने बजट भाषण के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और विपक्ष आलोचना करता है, तो इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। लेकिन चूंकि कोरोना आपदा के बाद का ये पहला बजट है, इसीलिए ये सामान्य तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नए भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है, रक्षा और फार्मा। क्या ये बजट हेल्थ केयर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? क्या ये बजट आत्मनिर्भर हेल्थ केयर सिस्टम के स्वाभिमान के साथ देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएगा? ये सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हुआ है और वो चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। फार्मा सेक्टर करीब $40 अरब का है। 2024 तक ये $100 अरब तक पहुंच सकता है। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम के लक्ष्य को हासिल करने में भी ये बड़ा रोल निभा सकता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। हालांकि दुनिया के दवा एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा केवल 3.5% है। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर
हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। ऐसे में फार्मा सेक्टर को भी बजट में आत्मनिर्भर बनाने वाले ऐलानों की उम्मीद है। ये सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन के साथ मजबूत कर सकता है। लोगों के पास मेडिकल सेक्टर में खर्च करने के लिए थोड़ा छूट की और सीमाएं बढ़ें, क्योंकि ये अप्रत्याशित रूप से जो चीजें आई हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि मेडिकल के खर्चे लोगों के बढ़ गए हैं। दूसरा, लोगों के पास बचत होनी चाहिए। बीते साल में हमने ये भी सीखा कि आर्थिक सुरक्षा के साथ सीमा सुरक्षा कितनी जरूरी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीते एक साल में आर्थिक सुरक्षा के साथ सरहदों की सुरक्षा की आवश्यकता और ज्यादा स्पष्ट हुई है। देश की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम हथियारों और उपकरणों की आवश्यकता है। चीन से जारी गतिरोध ने जरूरत को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया है। माना कि रक्षा पर खर्च से आर्थिक रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन सुरक्षित माहौल में ही आर्थिक तरक्की होती है। Year 2020 was a unique year. The twin challenges of the COVID pandemic and the belligerence on our northern borders. The events of the past year have brought to the fore the vulnerability of global supply chains, underscoring the need for self-reliance. Today, self-reliance in defense has become a strategic necessity. बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान अब तक रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, वो अब मेड इन इंडिया सामान एक्सपोर्ट करने की राह पर है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक डिफेंस इंडस्ट्री का आकार बढ़ाकर 26 अरब डॉलर करने का है। इसके साथ ही सरकार 2025 तक 5 अरब डॉलर के रक्षा से जुड़े साजो सामान का निर्यात करने का भी टारगेट बना चुकी है। डीआरडीओ का भी दावा है कि अगले 4-5 साल में भारत से डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो हर बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बजट उसकी आधारशिला रख सकता है। फ्रेंच शब्द बुजेट, जिसका मतलब होता है छोटा बैग, उससे आया बजट। पहले ब्रीफकेस में आता था, अब बही खाता है। आत्मनिर्भरता वाला स्वदेशी भारतीय बही खाता। इस बही खाते पर इस बार उन सभी सेक्टर्स की निगाहें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भरता वाले रास्ते पर चलना चाहती हैं। दरअसल आत्मनिर्भरता वाले सेक्टर्स को रियायत से ज्यादा आर्थिक पैकेज की दरकार होगी। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। कोरोना की आपदा और चीन की बदनीयती ने देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए गंभीरता से प्रेरित किया। भारत ने मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ कदम बढ़ाए। लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट उपकरणों के क्षेत्र में चीन पर निर्भरता की जगह आत्मनिर्भरता पर विश्वास जताया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन चुका है। सरकार ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की। इससे आकर्षित होकर कई मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में निवेश को तैयार हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना के चलते निर्माण कम है, दूसरे सप्लायर्स की तरफ से 3% ही सप्लाई हो पा रही है।
अगर देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो इस बार के बजट में कुछ बड़े प्रावधान करने होंगे ताकि कंपोनेंट्स के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बने और रोजगार समेत आर्थिक विकास की दर तेजी से बढ़े। भारत को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की जो विशद व्याख्या उन्होंने की है, मेक इन इंडिया नॉट ओनली फॉर इंडिया बट मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये जो पूरी सोच वो, इसलिए भारतवासी अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएं और भारत सरकार उसको सहयोग देगी। आत्मनिर्भर भारत का सीधा रिश्ता रोजगार सृजन से जुड़ता है। ऑटो सेक्टर में भी कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने चीन से मंगाने वाले पार्ट्स भारत में ही बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन ये बजट ही ये भी तय करेगा कि आत्मनिर्भरता के मामले में क्या रियायतें मिलती हैं, क्योंकि इस मामले में चीन पर निर्भरता को कम करना आसान नहीं है। $, 2018-19 में चीन से 4.75 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स का आयात किया गया था। वाहनों को बनाने के लिए 60% रॉ मटेरियल का आयात चीन से होता है। भारतीय ऑटो सेक्टर में चीनी ऑटो पार्ट्स की 27% हिस्सेदारी है। 2018-19 में भारत ने वाहनों को बनाने के लिए 17.6 अरब डॉलर के कलपुर्जों का आयात किया था, जिसमें से 25% आयात चीन से किया गया था। लेकिन कोरोना में सप्लाई चेन थमने से जिस तरह से कार कंपनियों को प्रोडक्शन का नुकसान हुआ था, उसे देखते हुए कंपनियां दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही हैं। इन कलपुर्जों को भारत में तैयार करने के लिए उद्योग संगठनों की मांग है कि इंपोर्ट ड्यूटी के 3 स्लैब बने। तैयार माल को स्टैंडर्ड स्लैब में रखा जाए, इंटरमीडिएरीज को कम ड्यूटी के स्लैब में रखा जाए, कच्चे माल पर शुल्क को सबसे कम स्लैब में रखा जाए, यानी कच्चे माल पर आयात शुल्क घटे और तैयार माल पर इसे बढ़ाया जाए। सबसे ज्यादा चैलेंज है वो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फंड को लेना, और आज जब एनबीएफसीज एक क्राइसिस से निकल रहे हैं तो उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान के साथ भारत में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढ़ाने का मंत्र है, लेकिन बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान ही इसे सफल बना सकते हैं। 1950 के दशक की बात है जब रूस से मिलने वाला आर्थिक अनुदान बजट के पैसों का बड़ा हिस्सा रहा करता था। इसकी छाप बजट पर साफ दिखती थी। देश की आर्थिक नीतियों का झुकाव रूस की ओर था। बहरहाल, विदेश नीति का बजट पर प्रभाव अब पुरानी बात है। अब तो जमाना वोकल फॉर लोकल का है। आम बजट से हर वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स को लेकर उम्मीद है, बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद है, चिकित्सा में आत्मनिर्भरता की उम्मीद है, निर्माण कार्य को नई बुलंदियों की उम्मीद है, उद्योग धंधों को पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इन उम्मीदों पर खरा उतरना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीदों की फहरिस्त लंबी है। इस बार के बजट में डेफिनेटली थोड़ी सी छूट, थोड़ी सी रियायत सरकार की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चलते काफ़ी लोगों की सैलरी में भी डिडक्शन हुआ है। ख्वाहिशों की लिस्ट लंबी है। ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़ें जो ज़रूरत में हर एक आदमी को चाहिए, उस पर तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए इनको। किसी को नौकरी की तलाश है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो जॉब्स वगैरह है वो थोड़ा सा और बेटर होनी चाहिए। कोई महंगाई से निराश है, 2 रुपए का चाहे हम बिस्कुट खरीदें, चाहे रेस्टोरेंट में खाएं, चाहे पेट्रोल भराएं, जो भी काम करते हैं टैक्स लेते हैं, अब और कितना टैक्स लेंगे। कहीं इनकम टैक्स में रियायत चाहिए। टैक्स को लेकर के आम आदमी, जो नॉर्मल एक आम आदमी है, वो बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए टैक्स में एग्जम्पशन की संभावना हो सकती है। कहीं रियल एस्टेट में किफायत चाहिए।
जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इस समय अभी क्या है जो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है वो अभी तक पहले 1 साल तक के ये था कि इस पर कुछ भी नहीं लगता था इसको लेकर के। जानकार मानते हैं सितंबर 2020 के बाद से अर्थव्यवस्था ने करवट ली है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि मार्च से सितंबर तक जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1 लाख करोड़ से कम था, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीनों में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। शेयर मार्केट में 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश आया, जो बताता है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इकोनॉमी संभलने लगी है, लेकिन ग्रोथ अभी भी जॉबलेस है। इस बजट में बेरोजगार बड़ी उम्मीद के साथ वित्त मंत्री से अपने पिटारे से ऐसी जादुई छड़ी घुमाने की उम्मीद कर रहे हैं कि देश के अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियां मिलनी शुरू हो जाए। भारत की अर्थव्यवस्था एक अच्छे दौर से गुजर रही है, पर ये जो लॉकडाउन के कारण जो गिरावट आई है उसमें थोड़ी रिकवरी भी मेरे को लग रहा है कि रिकवर कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे और रिकवर कर जाएंगे इसमें। रोजगार तो अभी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं, जो जितने अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं उनको ही गवर्नमेंट रोजगार दे दे तो वही बहुत कुछ सही होगा। सर रोजगार को लेके ये है कि हमारा लॉकडाउन के बाद जो हुआ था सबकी नौकरियां छूट गई थी। मेरा खुद का भाई है जिसके वजह से उनकी नौकरी छूट गई थी। लॉकडाउन में सबको मतलब सारा काम खराब हो गया था, तो मेरे सरकार से दुखास है कि अब जो बजट निकाल रहे हैं उसमें रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रावधान किया जाए। मध्यम वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार भी सरकार इनकम टैक्स से जुड़ी कुछ घोषणाएं करेगी। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर दी जाए। साथ ही धारा 80C के तहत छूट को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए किया जाए। एक्सपर्ट्स ने मौजूदा टैक्स स्लैब में भी बदलाव करने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 10%, 20 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 20% और 30 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 30% होना चाहिए। उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर ही तो दुनिया कायम है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी कॉस्ट भी बच रहा है, तो आई एक्सपेक्ट एज अ सिटीजन, एज अ वर्किंग पर्सन कि थोड़ी बहुत छूट मिले हमें टैक्सेस में, सो दैट बाकी खर्चे हम मैनेज कर सकें उसके साथ। टैक्स का तो बिल्कुल मुझे लगता है जो छूट दी जा रही है बहुत अच्छी छूट दी जा रही है। इस समय जितने भी लोगों को टैक्स दिया छूट दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड डिडक्शन ही 50,000 का दिया जा रहा है, तो 5 लाख तक वैसे इनकम टैक्स फ्री है, तो वो तो इतना ठीक है काफ़ी। इनकम टैक्स में जो छूट सीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाना चाहिए। कोरोना की वजह से दुनिया को एक नया वर्क कल्चर देखने को मिला, वर्क फ्रॉम होम। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हो गई हैं जो अब स्थायी तौर पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपना सकती हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि सरकार की ओर से ऐसे कल्चर को प्रोत्साहन देने के कदम उठाए जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन साबित हुआ है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए टैक्स में एग्जम्पशन की संभावना हो सकती है। देश में कोरोना का कहर अब भी बरकरार है, लेकिन अब इससे लड़ने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पर देश में लोगों को टीका लगाने का खर्च सरकार पर भारी भरकम बैठ रहा है, यानी वित्त मंत्री को करीब 60,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बंदोबस्त करना है। जानकारों का मानना है कि ज्यादा टैक्स देने वाले करदाताओं से ही इस राशि को जुटाया जा सकता है। वैक्सीनेशन की वजह से देश का एक्सपेंस या खर्चा बढ़ेगा, तो शायद ज्यादा पैसे वाले लोगों पे वेल्थ टैक्स की लगने की संभावना हो, या टॉप स्लैब इनकम टैक्स वालों पे शायद हायर टैक्स या सेस लगने की एक संभावना है। एविएशन सेक्टर को कोविड-19 की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार एविएशन इंडस्ट्री को अपनी क्रेडिट रेटिंग और नुकसान से उबरने के लिए 2021-22 के दौरान 37,000 करोड़ के अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों को उम्मीद है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे इस मसले को हल किया जा सके। क्या इस बजट से प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा? क्या घर खरीदारों को राहत मिलेगी? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा? ये सवाल है रियल एस्टेट सेक्टर के। रियल एस्टेट को उम्मीद है कि इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा।
मौजूदा समय में इस एक्ट में फिलहाल 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। इसके तहत होम लोन प्रिंसिपल पर छूट मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि होम लोन ब्याज पर भी टैक्स छूट बढ़ाई जाए। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर सरकार से जीएसटी में ज्यादा राहत की उम्मीद भी रख रहा है। गृहिणियों को उम्मीद है कि सरकार रसोई के बजट को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। दिसंबर में रसोई गैस के दाम में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बजट से घर की महिलाओं को उम्मीद है कि रसोई गैस के दाम कम हो। ये तो हर एक कहेगा कि महंगाई, सब जिससे आप पूछोगे वो सब बोलेंगे कि महंगाई तो कम होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई कम जब तक नहीं होगी तो लोग सेविंग कैसे करेंगे अपने घर के। हाँ, ये है कि सामान तो थोड़ा महंगा हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहा है कुछ, लेकिन महंगाई तो थी पहले बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया के 180 देशों में लॉकडाउन रहा। जान बचाने की कोशिश में जहान उजड़ता रहा, अर्थव्यवस्था पर मार पड़ी। निर्मला सीतारमण के लिए इस दौर में बजट पेश करना बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब संकट के दौर में बजट पेश किए गए। साल था 1958। देश महंगाई और सूखे की दोहरी मार झेल रहा था। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुका था। रिजर्व बैंक के विदेशी एसेट्स एक साल में 43% गिर चुके थे। तब 28 फरवरी 1958 को पंडित नेहरू ने बजट पेश किया था। देश को उस हालत से निकालने के लिए अमेरिका से 107 करोड़ का लोन लिया गया था और गिफ्ट टैक्स शुरू किया गया था। पंडित नेहरू ने अपनी बजट स्पीच में कहा था, हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमको उत्पादन, निर्यात और बचत बढ़ाने पर जोर देना होगा। इस बजट में हमने टैक्स और लेनदारी के अपने लक्ष्य काफी ऊंचे रखे हैं। ये वो दौर था जब चीन से युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन चीन बराबर हेकड़ी दिखा रहा था। रक्षा बजट बढ़ चुका था, उसी रफ्तार से कर्ज बढ़ रहा था। मोरारजी देसाई ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, विदेशी यात्राओं पर पाबंदियां लगाईं। रक्षा बजट में और निवेश करने के लिए देश में सुपर प्रॉफिट टैक्स लगाया गया। मोरारजी देसाई ने अपने बजट भाषण में कहा, आज इस भाषण में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका संबंध हमारी सरहदों की सुरक्षा से जुड़ा होगा। इसलिए मैं किसी भी आर्थिक बदलाव या विकास पर ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। उन्नीस 1973 के तेल संकट के बाद लगातार 2 साल से महंगाई बढ़ रही थी। बारिश हो नहीं रही थी, औद्योगिक विकास रुका हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत चव्हाण ने आत्मनिर्भरता और गरीबी के उन्मूलन के लिए नीतियां बनाई। टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्स की दरों को कम किया गया। वाईबी चव्हाण ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा, पिछले साल के अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन की वजह से आपको किसी शंका या परेशानी में आने की जरूरत नहीं है। हमको ऐसी सोच से ऊपर उठकर देश के लोकतंत्र में भरोसा करना चाहिए ताकि बदलाव आ सके। खाड़ी युद्ध चल रहा था। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होते जा रहे थे। तब तत्कालीन वित्त मंत्री ने देश में उदारीकरण किया, विदेशी निवेश को इजाजत दी गई। मनमोहन सिंह ने कहा, विक्टर ह्यूगो के मुताबिक अगर किसी आइडिया का वक्त आ गया है तो उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आना एक ऐसा ही आइडिया है। पूरी दुनिया ये बात साफ साफ सुन ले, भारत अब पूरी तरह जाग चुका है। हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। किसान आंदोलन का निष्कर्ष और स्वरूप एक ओर है, लेकिन दूसरी ओर का सच ये भी है कि सरकार क्या इस बजट के जरिए कोई संदेश देने का प्रयास करेगी। आइए जानते हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले बजट में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार बजट में निर्मला सीतारमण ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि मोदी सरकार किसानों और किसान कल्याण की परवाह करती है। वैसे इस बजट से पहले भी सरकार ने हर साल कृषि क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन में इजाफा किया है। 2019-20 के लिए कृषि बजट एस्टिमेट करीब 1,51,000 करोड़ रुपए था, जो अगले वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 2019-20 में बजट राशि 9,682 करोड़ से बढ़ाकर अगले साल
11,127 करोड़ रुपए कर दी गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2019-20 में बजट राशि 14,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले साल 15,695 करोड़ रुपए कर दी गई। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कृषि बजट में बढ़ोतरी होगी। दो 2018 में किसानों के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई थी। इसके जरिए 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में पहुंचाए जाते हैं। इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 11 करोड़ 47 लाख लाभार्थी हैं। दो 2018 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम कुसुम योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराए जाते हैं, जिनसे वो बिजली बना सकें। किसानों को यह भी सुविधा दी जाती है कि इससे जरूरत की बिजली का इस्तेमाल करके बची हुई बिजली को बेचा जा सके। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में पीएम कुसुम योजना का विस्तार हो सकता है। 2020 में भी निर्मला सीतारमण ने इस योजना में विस्तार किया था। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के बजट में 20 से 25% बढ़ोतरी की सिफारिश भी की है। तो ये था बजट की सभी बारीकियों पर श्वेत पत्र। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।